अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज सबसे पहले हम आप लोगों से चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट में जो समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की उत्सुकता लोगों में होती है। अब उसी सिलसिले में हम यहाँ पे बात करने के लिए आज आए हुए हैं। आप लोग का सहयोग और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखे। मिडिल ईस्ट के बारे में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मिडिल ईस्ट कोई एक यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में बहुत तरह की चीजें हैं। अलग अलग टाइप के देश है। ये अलग बात है कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। मुस्लिम जनसंख्या में भी जो समस्या लोगों को बनाई जाती है, दिखाई जाती है कि सिया सुन्नी के आधार पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि सारी जियो पॉलिटिक्स सिया सुन्नी के आधार पे तय किया जाए, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। और हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि मिडिल ईस्ट की पूरी जियो पॉलिटिक्स सिया सुन्नी के आधार पे चलती है। ज्यादातर बाहर के नैरेटिव यही बनाए जाते हैं कि सिया सुन्नी के आधार पे ही चीजें तय होती हैं, जबकि आंतरिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है। हमेशा जो सत्ता होती है, जियोपॉलिटिक्स होता है या सामाजिक गतिविधियां होती हैं, वो जरूरी नहीं है उन चीजों से ड्राइव हो रही होंगी जो एक्चुअल में दिख रही होती हैं। जियोपॉलिटिक्स में या राजनीति में या भू रणनीति में कभी भी इमोशंस काम नहीं करते हैं। वहां पे हमेशा अपने हित और अहित होते हैं, और अपने हित और अहित के आधार पे ही लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं और पीछे ले जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अक्सर जो समस्या आती है, हमने देखा है कि कई सारे लोग उसको इस आधार पे सपोर्ट करेंगे और विरोध करेंगे क्योंकि वो शिया और ये सुन्नी है, क्योंकि वो अमेरिकी सहयोगी, अमेरिका के विरोधी है, जबकि एक्चुअल में सच नहीं होता है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या यह है फलस्तीन। फलस्तीन का ना बनना मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है। फिलिस्तीन का ना बनना मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन, जब तक फिलिस्तीन का स्वतंत्र तरीके से 4 जून 1967 के बॉर्डर के तहत स्वतंत्र संप्रभु स्टेट के रूप में गठन नहीं हो जाएगा, तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी और वहां पे संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहेगी। वर्तमान समस्या भी हम देख रहे हैं, पिछले 1 साल से लगातार बनी हुई रही है। उसके पीछे भी फलस्तीन की ही समस्या है। फलस्तीन गाजा से समस्या शुरू होते होते आज लेबनान तक पहुंचा है, और अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं न कहीं आग सुलग रही है। लेकिन इन चीजों को समझने की जरूरत होती है कि अगर वहां पर शांति लानी है तो स्वतंत्र फिलिस्तीन उसका प्राथमिक शर्त है। और यही बात ज्यादातर लोग जो दूर दराज में बैठे होते हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि लड़ाई वहां फिलिस्तीन से जुड़ के हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन अगर संघर्ष कर रहा है तो उसकी अपनी जरूरत है, क्योंकि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटरेस साहब ने यही कहा कि अगर फलस्तीन द्वारा इजराइल पे अटैक हो गया तो यह अकारण नहीं था, बल्कि दशकों के उनके द्वारा अपनी मातृभूमि, अपनी स्वतंत्रता, अपनी समृद्धता प्राप्त करने की जो चाहत है उसके बदले में ये चीज निकली है। इसके बावजूद उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जिसपे दुनिया एकमत और सहमत है। एकमत और सहमत होने के बावजूद उनको अपना लैंड नहीं मिल रहा है जो उनका अपना है। आज इस बात पे पूरी दुनिया सहमत हो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, इस्लामी दुनिया है, कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनना चाहिए 4 जून 1967 के बॉर्डर के साथ। फिलिस्तीन ओस्लो एकॉर्ड के तहत 1993 में इजराइल को मान्यता दिया था। तो इजराइल को मान्यता दिया था, उसके बदले में यह कहा गया कि पीएलओ को मान्यता दे दी गई। यह कहा गया कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन का गठन होगा जो 4 जून 1967 के बॉर्डर के साथ हुआ। लेकिन इजराइल को मान्यता तो पीएलओ द्वारा दे दी गई, लेकिन इजराइल उन चीजों को मानते हुए भी डिनाई करता रहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीन का कोई अस्तित्व भी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इजराइल में ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो स्वतंत्र फिलिस्तीन का अस्तित्व एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों का है जिनको लगता है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन का अस्तित्व नहीं है, बल्कि इस पर यहूदियों का ही अधिकार है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक रूप से रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज वहां पर शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि 2 स्टेट सिद्धांत, जिस पर पूरी दुनिया एकमत है, चाहे फलस्तीन के लोग हो, चाहे अरब के लोग हो, चाहे पश्चिमी दुनिया हो, चाहे भारत हो, दुनिया में हर देश लगभग 2 स्टेट सिद्धांत पर सहमत है। और 2 स्टेट सिद्धांत ही वहां स्थायी शांति का आधार बन सकती है। ये तो रहा इतिहास का मोटा मोटी बात। आइए हम वर्तमान पे बात करते हैं कि जैसे हमास, जो कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी द्वारा चुना गया एक संगठन है। अब हमास को लेकर विभिन्न मत हो सकते हैं। हमास को लेकर पश्चिमी दुनिया में बहुत सारे देशों ने उसको आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, बहुत सारे देश उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे देश उसका विरोध करते हैं। सबके अपने अपने मत है, उस आधार पर लोगों ने सपोर्ट और विरोध का आधार बना लिया है। लेकिन अगर वो फिलिस्तीनी द्वारा चुना गया फिलिस्तीनी लोगों के आकांक्षाओं को व्यक्त करता है तो फिर उसकी बातें भी सुनी जानी चाहिए। अब पिछले 11 महीने से फिलिस्तीन के गाजा और इजराइल में लगातार वार चल रहा है, लगातार वार चल रहा है।
इसके बावजूद गाजा वाले जो चारों तरफ से लगभग ब्लॉकेड है 2006 के बाद से, उनकी चारों तरफ से नाकाबंदी है सिवाय मिस्र के बॉर्डर वाले एरिया से। मिस्र के बॉर्डर वाले एरिया में फिलिस्तीन का गाजा जो है, मिस्र के बॉर्डर वाले एरिया में राफा क्रॉसिंग जो थी वही खुला हुआ था, जहां के फिलिस्तीन की जरूरतों के सामान की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में वो भी बंद है। कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और 40 किलोमीटर लंबी फिलिस्तीन का गाजा एक खुला जेल है, जहां पर 23 लाख फिलिस्तीनियों के भविष्य वो निर्धारित कर रहा है जो चारों तरफ से उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो आप सोचिए कि उनकी अपनी मानसिकता क्या होगी, उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। हमको आपको अगर एक दिन रूम में बंद कर दिया जाए 24 घंटा बिना हमारी मर्जी के, तो हम 24 घंटे में ही मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सोचो उनकी स्थिति क्या होगी। तो उनके द्वारा प्रतिक्रिया आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन दुनिया में आज तक पूरे इतिहास में युद्ध चाहे जितने हुए हैं वो समस्या के समाधान नहीं रहे हैं। अंततः बातचीत के मेज पे आना ही होता है, और वही बातचीत एक सही रास्ते पे ले जाती है। फिलिस्तीन और इजराइल के लोग के चाहे जितनी लड़ाइयां हो जाएं, लेकिन अंततः समस्या का समाधान बातचीत के मेज पर आने से ही होगी। अब देखिए फिलिस्तीन के वर्तमान में सपोर्ट और विरोध की बात आती है। अक्सर ये आ जाता है कि ईरान और उसके प्रतिरोध फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, अरब उनका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए एक लाइन में सीधे सीधे ये बात कह देना हमको लगता है सामान्यकरण हो जाएगा कि कौन विरोध कर रहा है कौन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मसला है। सपोर्ट और विरोध का आधार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बदलाव आ सकता है। वर्तमान में हमें यह दिखता है कि ईरान फिलिस्तीन के सपोर्ट में खुल के सामने दिखता है, हालांकि वो प्रत्यक्ष तथ्य को भी नहीं कर पाता या करता नहीं है, या परिस्थितियां ऐसी नहीं कि किया जा सकता है, लेकिन फ्रंट पे आके वो बोलते हैं कि हम ये ऐसा करते हैं। अरब इस पे शांत है, शांत होने के बावजूद अरब कम से कम इस पे जरूर एक मत है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन का अस्तित्व होना चाहिए, और वो 4 जून 1967 के बॉर्डर पे एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का गठन ही यहाँ स्थायी शांति का आधार बनेगा। अभी 2 दिन पहले ही सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको लेकर एक गठबंधन बनाने की घोषणा की और कहा कि इस पर लगातार बातचीत होगी जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। अब युद्ध जो होता है, कई लोग बड़े उतावले होते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं वो इजराइल तो ऐसा कर रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। मेरे दोस्त, युद्ध कोई खाना खाना नहीं है। युद्ध के लिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि समस्या का समाधान हो और कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े क्षेत्रों में न फैल जाए कि वहां नरसंहार, भुखमरी, बेकारी और बेरोजगारी, खून, हिंसा, हत्या का लगातार बढ़ावा मिले। तो इस बात को हमें समझना होगा, और ज्यादातर हम लोग यही नहीं समझते हैं। तो अब वहां पे जो संघर्ष चल रहे हैं, अब जैसे फिलिस्तीन से वो संघर्ष लेबनान पहुंच गया। लेबनान में प्रतिरोध, जो लेबनानी प्रतिरोध है जिसको हम हिजबुल्लाह कहते हैं, हिजबुल्लाह के चीफ अभी 2 दिन पहले शहीद हो गए। अब आप खुद सोचिए कि ये एक फिलिस्तीनियों की नजर में शहादत है, इजराइल की नजर में मारा गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो नहीं रहे। अब इन चीजों के लेके दुनिया में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि हिजबुल्लाह बहुत सारे अमेरिकी, लेबनानी और इजरायली नागरिकों की हत्या का दोषी है, इसलिए मारा जाना जरूरी था। इजरायली अप्रोच भी यही कहेगा। अब बहुत सारे ऐसे जो उनसे आइडियोलॉजिकली विरोध रखेंगे वो भी यही कह सकते हैं, और जो आइडियोलॉजिकली उनका सपोर्ट करते हैं वो उनके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं, जो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देखना होगा कि उनकी लड़ाई किस आधार पर थी। हम तो यही जानते हैं कि लेबनान का जो प्रतिरोध है उसकी लड़ाई भी फिलिस्तीन से वर्तमान वक्त में जुड़ी हुई है। अगर वर्तमान वक्त में जुड़ी हुई है तो इसीलिए फिलिस्तीनी उन चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमारे लिए उनकी शहादत हो गई। तो इस पे अलग अलग तरह के लोगों के विचार और आइडिया हो सकते हैं। जैसे विचार और आइडिया क्या है कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सीरिया के गृह युद्ध में लेबनानी प्रतिरोध सीरिया के सुन्नियों को कत्लेआम किया। इस आधार पर वो खुशियां मना रहे हैं। इजरायली अप्रोच, इजराइल तो उसको मारा, वो दुश्मन है, तो जाहिर बात इजराइल का खुश होना, उनके लोगों का खुश होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी वहां पे खुशियां जाहिर कर रहे हैं जो एक तरफ तो गाजा के सपोर्टर हैं, दूसरी तरफ जो गाजा में प्रॉब्लम जिसकी वजह से है उसने अगर किसी और को मार दिया तो वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि क्योंकि वो पला है शिया एवं सुन्नी है। अगर सीरिया में किसी को ये लग रहा है कि मामला शिया बनाम सुन्नी था तो हम इससे सहमत नहीं है। अरब स्प्रिंग में बहुत सारे देशों में कॉन्फ्लिक्ट आए, विद्रोह हुए, प्रॉब्लम्स पैदा हुई, बहुत सारे पक्ष विपक्ष बने, उन पक्ष में बहुत सारे देश शामिल थे। तो सीरिया में भी इसी तरीके का मार्च 2011 में विद्रोह होता है। तो सीरिया में वर्तमान जो राष्ट्रपति असद साहब हैं, असद तब भी थे, और असद का माना जाता है कि वो शिया मुस्लिम है, लेकिन सीरिया की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुस्लिम है। तो कई लोगों को ये झांसा दिया जाता है, इस तरीके से कन्विंस किया जाता है कि भाई वो शिया मुस्लिम है तो सुन्नी बहुसंख्यक है तो वहां शासक सुन्नी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बातें नहीं है। शासक
कौन हो या ना हो वहां के लोग चुने, हालांकि वो तानाशाह हैं असद साहब। तो अब वहां पे बैठे हुए थे, जब उनके खिलाफ विद्रोह हुआ वहां पे सीरिया में, जब उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो विद्रोह की वजह जो भी रही हो तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। विद्रोह किसके द्वारा किया गया? सीरिया में ही मौजूद कुछ लोग जो असद सरकार से नाराज थे या उनके विरोधी थे, उनके द्वारा संगठन बना किया गया। अब उन संगठनों के बहुत सारी बाहरी सहायता मिली। बाहरी सहायता का मतलब यह होता है कि वो लोग जो असद के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि सीरिया में असद रहें या जिनका हित असद से टकराता हो, वो असद के विरोध में उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता, हथियार सहायता देना शुरू किए। तो देना शुरू किए तो असद की सहयोगी देश जैसे ईरान था, रूस था, तो वो लोग भी 2015 में हस्तक्षेप करने आ गए। जब ये लोग हस्तक्षेप करने आ गए तो ईरान के जो प्रॉक्सीज कहते हैं जिसको, ईरान के वो जो प्रतिरोध संगठन थे वो भी उसमें इन्वॉल्व हुए। तो अब इन चीजों को शिया बनाम सुन्नी बनाया जाता है कि ईरान शिया राष्ट्र है तो जितने प्रतिरोध उसके थे सब शिया थे और वहां सुन्नी विरोध कर रहे थे तो उन्होंने नस्लकुशी किया, उनकी हत्या की। लेकिन मुझे लगता है कि सीरिया या किसी भी देश का विद्रोह है वो शिया सुन्नी या किसी अन्य चीजों के लिए था ही नहीं, वो तो था सत्ता की लड़ाई। बशर अल-असद को हटाना है तो इस टाइप का नैरेटिव क्रिएट करना बहुत स्वाभाविक है कि जहां पे शिया शासक और सुन्नी जनता बहुत संख्यक हो कि वो सुन्नियों को मार रहे हैं। लेकिन अब सोचिए, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि बशर अल-असद के विरोध में वहां पे अमेरिका और उसके एलाई देशों ने मदद किया जाने। अब जो संगठन जिसको लोग सुन्नी संगठन कहते हैं वो क्या कर रहे थे? वो उनके साथ मिलकर लड़ाइयां कर रहे थे और असद के सहयोगी ईरान, रूस थे। तो जाहिर सी बात है कि ये आपस में लड़ाइयां थी। अब उस लड़ाइयों में कोई कम नुकसान उठाया, कोई ज्यादा नुकसान उठाया। अगर बशर अल-असद ने अपनी सत्ता सस्टेन करने में कामयाब रहे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला ज्यादा नुकसान उठाया। तो अब उसमें शिया सुन्नी का एंगल खोज लेना मेरे ख्याल से बहुत बचकानी बातें होंगी, क्योंकि बहुत सारे सुन्नी तो बशर अल-असद के खिलाफ सपोर्ट में भी थे और वही बशर अल-असद जिसको हम कहते हैं कि सुन्नियों की नस्लकुशी करवाया था, उसी बशर अल-असद को सऊदी अरबिया, यूएई ने दोबारा अरब लीग में लेके आए कि नहीं आए? आज उनसे संबंध बढ़ा रहे हैं, आज उनके साथ बातचीत की जा रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके बावजूद हम उस नैरेटिव से बाहर नहीं आ पाते शिया बनाम सुन्नी से। तो मुझे लगता है कि शिया बनाम सुन्नी के नजरिए से देखने के बजाय इसको सत्ता और गैर सत्ता के नजरिए से देखने की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। अब आप ही देखिए, बंधन का हस्तक्षेप हुआ तो अब यमन में अगर आबादी के आधार पर अनुपात देखा जाए तो वहां सुन्नी बाहुल्य है। हुथी विद्रोही है जो कहा जाता है ईरान सपोर्टेड है, वो शिया मत के मानने वाले हैं। तो वहां पे आप शिया बनाम सुन्नी का एक एंगल ला सकते हैं, ये चीजें हो सकती। लेकिन सोचिए लीबिया में जो प्रॉब्लम्स है, वहां पे विद्रोह के बाद जो दो पार्टी लड़ रही हैं, एक पार्टी की तरफ कहा जाता है एक पार्टी का सपोर्ट मिस्र और रूस और यूएई का, दूसरी पार्टी का सपोर्ट तुर्की का है। वहां तो लड़ाइयां लगातार चल रही हैं, सुन्नी बाहुल्य स्टेट है और सुन्नी शक्तियां ही लगी हुई हैं। सूडान के साथ भी यही कहा जा सकता है, वहां दो पार्टियां लड़ रही हैं, दोनों सुन्नी बाहुल्य हैं, दोनों सुन्नी पार्टियां, दोनों तरफ सुन्नी लोग लगे हुए हैं। तो अगर इस नजरिए से इसको देखा जाएगा कि नहीं हर चीज शिया बनाम सुन्नी ही चल रही है, उस आधार पर सत्ता में आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बचकानी बातें हैं। और जियो पॉलिटिक्स में इतना इमोशनल हम नहीं हो सकते कि चीजों को शिया बनाम सुन्नी देखें। इसीलिए मेरा आप सबसे दरख्वास्त होगा कि जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सुन्नी बनाम शिया के नजरिए से बाहर आइए, या किसी भी नजरिए से, ऐसे नजरिए से जो धार्मिक एंगल देता हो, क्योंकि सत्ता, हित, राजनीति, भू रणनीति इसमें अपने फायदे और नुकसान के आधार पर तय होते हैं। अरब देश जो हैं, 6 देश जो जीसीसी कंट्री कहे जाते हैं, 6 वो शाही परिवार द्वारा शासित है। अब उन 6 देशों की हम कई मुद्दों पर आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन बातें भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने देश का सामाजिक आर्थिक विकास पिछले 50 सालों में जितना किया है, उतना शायद ही पूरी दुनिया के इतिहास में कोई 50 साल में इतना आर्थिक विकास कर पाया। उनके पास आबादियां नहीं है, उनके पास पैसे हैं, सैन्य ताकत वो नहीं है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, मानव संसाधन नहीं है। देखिए, सैन्य ताकत बनने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन, भौगोलिक क्षेत्र, एटीट्यूड। जैसे एटीट्यूड कहां फर्क डालता है? जैसे इजराइल लड़ता है, इजराइल एक छोटा सा देश है, इजराइल के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन इजराइल के पास एटीट्यूड है लड़ने का। अलग बात है कि इजराइल की लड़ाई के पीछे उनकी बैकिंग अमेरिका एंड कंपनी की है। सारा हथियार भले ही अमेरिका से, अमेरिकी मदद से आए, अमेरिकी डिप्लोमेटिक, सैनिक और आर्थिक कवर मिलता हो, इसके बावजूद उनका जो लड़ने का एटीट्यूड है वो भी उनको कहीं न कहीं उनके लिए सकारात्मक है। तो इन चीजों का फर्क होता है। तो शाही परिवार अगर सीधा सैन्य हस्तक्षेप आज नहीं चाहते या नहीं करना चाहते, तो उसके लिए उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कोशिश करना बंद कर दे तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि फिलिस्तीन का गठन सबका मकसद है और विशेष तौर पे वो तो अरब का ही मसला है, फिलिस्तीन अरबी है, वो अरब का ही मसला है। तो अरब वालों की कोशिश जारी रहनी जरूरी है। अगर वो कोशिश ना करे तो बिल्कुल वो निंदा के पात्र हैं, लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सीधा सैन्य तौर पर वहां पे लड़ जाए और लड़ने आ जाए। इसके बावजूद आप सोचोगे कि वो अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं।
और ईरान और सऊदी का कॉन्फ्लिक्ट की जहां तक बात है, या टर्की का, हमने देखा है कि जो सऊदी के सपोर्टर हैं आइडियोलॉजिकली, जो टर्की के सपोर्टर हैं, जो ईरान के सपोर्टर हैं, वो तीनों लोग एक दूसरे की आलोचना करते मिलते हैं। भाई एक बात देख लो, तीनों रीजनल पावर हैं, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, ना एक दूसरे के बदले हैं, वो तीनों लोग एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी अपनी कमियां हैं। आज हम इस आधार पर ईरान को नहीं बुराई कर सकते हैं कि शिया बाहुल्य या शिया नेतृत्व वाला देश है। टर्की की इस आधार पर हम बुराई नहीं कर सकते हैं कि वो सुन्नी बाहुल्य सुन्नी नेतृत्व वाला देश है। सऊदी अरब के इस आधार पर बुराई नहीं कर सकते हैं कि वो शांत पड़ा है और कुछ कर नहीं रहा है और सुन्नी बाहुल्य वाला स्टेट है। इन चीजों से बाहर आइए, ये चीजें कतई बहुत ज्यादा काम की नहीं है। ये अलग बात है जो मिडिल ईस्ट या मुस्लिम दुनिया को बांट के रखना चाहते हैं, वो इस नैरेटिव को मजबूत बनाते हैं कि शिया बनाम सुन्नी को अगर नैरेटिव बना देंगे, सुन्नी एक तरफ होंगे, शिया एक तरफ होंगे, दोनों को हित टकरा देंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ जाएंगे तो हमारा हित पूरा होगा। इन चीजों से बाहर आना होगा, क्योंकि क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ब्रिटेन और फ्रांस इस आधार पर लड़ जाएं कि ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट और फ्रांस कैथोलिक है? एक इंसान नहीं लड़ेगा, क्योंकि उनको ये सच्चाई पता है। तो आप क्यों लड़ते रहते हो? आप सोचिए कि हमारी आपकी हालात ये हो गई है, हम जियो पॉलिटिक्स में धर्म और सेक्ट घुसा देंगे, हम किसी के बाल इंप्लांट करवाने में धर्म और सेक्ट घुसा देंगे, हम किसी को कुछ करने में, हमारी हालत क्या हो गई है? हम छोटी छोटी चीजों पे फिरकेबाद के आधार पे जियो पॉलिटिक्स तय करते हैं, जिंदगी तय करते हैं, सामाजिक नजरिया तय करते हैं, लड़ जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? खैर, हम जियो पॉलिटिक्स में बात करने आए थे, वो चीजें तो, इन चीजों को ये देखा जाना चाहिए कि आज पिछले 100 साल से क्या हो रहा है। प्रथम वर्ल्ड वार के बाद की दुनिया की स्थिति देखिए, प्रथम वर्ल्ड वार और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बनी हुई है, जैसे पश्चिमी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप द्वारा जो दुनिया को एक आकार दिया गया, वही चल रही है। अब धीरे धीरे नए नए प्लेयर मजबूत हो रहे हैं, तो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। तो जब बदलाव आना शुरू हो गया, तो जब भी बदलाव आता है, तो वो ताकतें जो मौजूदा में ताकतवर बनी रहती हैं, वो बदलाव का विरोध करती हैं। ये पूरे दुनिया के इतिहास में एकदम सत्य है कि जो मौजूदा में ताकतवर बनी रहती हैं, वो बदलाव का विरोध करती हैं। और बदलाव का जो विरोध करती हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं कि बदलाव ना आए, क्योंकि मौजूदा सिस्टम से उनको फायदे मिल रहे होते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बनी, जो आकार बना, जो ऑर्डर बना, उसमें इस्लामी दुनिया के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इस्लामी दुनिया में ज्यादातर देश किसी न किसी गुलाम थे, कुछ एक देशों को छोड़ दे, टर्की जैसे देशों को, तो ज्यादातर देश किसी न किसी देश के गुलाम थे। तो वो लोग आजाद हुए थे, तो उस समय उनके पास अपनी चीजों को आकार देने की ताकत नहीं थी। धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ती, आज लोगों के पास आर्थिक पावर, सैनिक पावर और चीजें बदली हुई हैं, तो वहां पर डिस्टर्बेंस लग रहा है। लेकिन डिस्टर्बेंस लग इसलिए रहा है क्योंकि जो लोग मौजूदा ताकत में बैठे हैं, वो इसको बताते हैं कि डिस्टर्बेंस है, दुनिया जैसी बनी वैसे बनी रहनी चाहिए और उसी में फिट होइए, जबकि ऐसी जरूरत नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की समस्या, मिडिल ईस्ट की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक शिया सुन्नी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बंद नहीं करेंगे। एक शक्ति के रूप में सामने आना होगा, एक दूसरे से सहयोग करते हुए, न कि झगड़ा लड़ाई करके। एक दूसरे को विरोध करके आप ताकत नहीं बन सकते हैं। और देखो, जियो पॉलिटिक्स के लिए हम लोग यहां बैठ के मोटा मोटी चीजों को समझते हैं, लेकिन जो मैदान में है उसके लिए चीजें अलग होती है। और अक्सर एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इजराइल ये कर दिया। देखिए भाई, एक बात बहुत अच्छे से जानिए, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी क्षेत्र वर्तमान में विकिपीडिया का आधार पर जो क्षेत्रफल है वो 20,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। आबादी उनकी करीब 95 लाख है। तो इजराइल इतना बड़ा ना भौगोलिक देश है, ना इतना बड़ा आबादी का देश है, ना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और ना बहुत बड़ी खुद में अपने आप में सैन्य पावर है। इजराइल तो टोटली अमेरिका का हथियार यूज करता, वो हथियार जो अमेरिका अपने लिए बनाता है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक पावर है, तो उसके सैन्य मुकाबला तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक उसके स्तर का हथियार ना लाएं। लेकिन सारी लड़ाई हथियार से नहीं होती है। आप खुद सोचें, आज ही मैं सुबह न्यूज देख रहा था कि वहां इजराइल के आंतरिक प्रवासन मंत्री ने कहा कि उनके सेना में 10,000 लोगों की कमी है, क्योंकि बहुत फ्रंटों पे युद्ध चल रहा, 10,000 लोगों की कमी है। वो अस्थायी निवास के आधार पे सेना में लोग शामिल हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा जो सेना में शामिल होना चाहे, हो सकता है वो अस्थायी आवास निवास का आधार देंगे इजराइल में। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर चीजें लंबी खींच दी जाएंगी, तो कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके लिए। तो फिलिस्तीन बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर सोचिए कि यही 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक लगातार खींच दिया जाए, तो निश्चित तौर पे चाहे जितना ताकतवर कोई देश होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बावजूद नुकसान सबका होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो युद्ध को बहुत लंबा खींच देना उनके तरफ से जो सैन्य हथियारों में उनके मुकाबले नहीं है, वो फायदा ही करेगा। और सैन्य हथियारों में जो ज्यादा उन्नत है, युद्ध के लंबा नहीं खींचना चाहेगा, बल्कि वो जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करना चाहेगा अपने अकॉर्डिंग चीजों को बना के। लेकिन इतना तो तय है कि आज के दौर में कोई सैन्य ताकत के बल के किसी भी देश पर पूरी तरीके से काबिज नहीं हो सकता है। सिर्फ सैन्य ताकत के बल पे चीजें नहीं डिसाइड होती। उससे आप किसी हिंसा कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हो, बिल्डिंग गिरा सकते हैं, लेकिन लोगों के मनोबल को तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए पिछले 1 साल से गाजा में लगातार बमबारी होने के बावजूद गाजा वालों को मनोबल नहीं तोड़ा जा सका। और मनोबल
टूटना भी नहीं चाहिए। कहते नहीं उम्मीदों का अंत नहीं होता है, तो फिलिस्तीन बनना मूल मकसद है। तो अगर फिलिस्तीनी डटे रहे तो आज नहीं कल बनेगा। हाँ, ये इस बात पे सहमति, अलग अलग विचार हो सकते हैं कि शांति से ये चीजें हो या युद्ध गतिविधियों से हो। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान पहली प्रायोरिटी यही देता है कि शांति से होनी चाहिए, लेकिन शांति के लिए स्पेस तो होना चाहिए ना। क्या फिलिस्तीनियों के पास इतना स्पेस है कि वो सिर्फ शांति के भरोसे बैठे रहें? हाँ, शांतिगत बातें चल रही हो, कोई इंप्लीमेंटेशन हो, कोई चीजें आगे दिखी तो निश्चित तौर पर बैठा जाना चाहिए, लेकिन अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना कोई बुराई नहीं है। फिलिस्तीन के परिप्रेक्ष्य में ये सच है। और सैन्य ताकत बनने के लिए आर्थिक ताकत, मानव संसाधन और भौगोलिक क्षेत्र, ये तीनों की जरूरत होती है। तो मिडिल ईस्ट में कोई भी देश इतना बड़ा नहीं है कुछ बहुत बड़ी सैन्य ताकत बने। उसमें सबसे बड़ा ईरान है, सबसे ज्यादा आबादी उसके पास है, भौगोलिक क्षेत्र उसके पास है। तो ईरान कहीं न कहीं रीजनल पावर में कुछ बेहतर स्थिति में दिखता है। अब ईरान बेहतर स्थिति में दिखता है, कई लोग आरोप लगाते हैं तो अमेरिका इजरायल से मिला हुआ। भाई, ये बेसिर पैर की बातें हैं। आखिर एक बात बताइए, 1979 के बाद अमेरिका द्वारा ईरान पे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। इतना कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा, उनकी आर्थिक व्यवस्था लगभग जीरो हो गई है, एकदम चरमरा गई है, प्रॉब्लम है उनके पास। तो कोई देश किसी देश से इस तरीके का क्यों समझौता करेगा कि वो अपनी आर्थिक स्थिति बर्बाद करके अपना समाज और देश बर्बाद कर ले, और समझौता भी किया रहेगा? ये बेसिर पैर की बातें होती हैं। समझौता जो किया होता है वो तो सामने दिखता है। ऐसा तो है नहीं कोई अपना नुकसान करके समझौते में बैठा रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि उस समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहां की जनता नहीं चाहेगी, जब तक वहां के लोग डटेंगे नहीं, जब तक वहां के सत्ताधीश लोग उस बात के लिए डटेंगे नहीं, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों को भी सोचना होगा कि हम सेक्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके आधार पर चीजें नहीं तय कर सकते हैं।